नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। एक नैरेटिव कांग्रेस सेट करती है, कुछ दूर उसे लेकर चलती है। सोशल मीडिया से लेकर चुनावी मंचों तक से खूब बखेड़ा खड़ा किया जाता है, लेकिन नतीजा फुस हो जाता है। इस बार फिर कितने राफेल गिरे वाले सियासी ड्रामे की इतिश्री हो चुकी है। बाकायदा सिग्नेचर मोहर के साथ एक झूठे नैरेटिव पर मोदी फिर से भारी पड़े। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराए जाने को लेकर जो झूठा दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, जो सवाल राफेल को लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार से पूछ रहे थे, अब उसका जवाब आ गया। जवाब ये कि 36 के 36 राफेल सुरक्षित हैं। If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. देखिए, कांग्रेस हो या और भी कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो उस वक्त पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही थी, वो समझना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों? वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों? मेरी सेना देश की जनता को ये बता दे कि राफेल नहीं गिरा है, तो देश की जनता मान लेगी। झूठ के पैर नहीं होते और सच धैर्य के साथ चलता है, अपने समय पर पूरी चमक के साथ दिखता है। और इसी सत्य के चमक ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम के बजाय राफेल के गिरने की काउंटिंग कर रहे कुछ चेहरों की चमक फीकी कर दी है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जंग में जिनके राजनीतिक बयानों ने पाकिस्तान में सुर्खियां लूटी, अब वही सुर्खियां धज्जी धज्जी कर उड़ रही हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी वायुसेना के एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 8 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का दावा किया था, जिसमें पाकिस्तान ने 4 राफेल मार गिराने का भी दावा किया था। लेकिन कोई सबूत पाकिस्तान ने नहीं दिए। भारतीय सेना से पिटा पाकिस्तान ऐसे ऐलान पहले भी खूब करता रहा और देश के भीतर देखते ही देखते राफेल एक सियासी मुद्दा बन गया। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने पाकिस्तानी दावे पर सरकार को खूब घेरा। एक अलग ही तरह का नैरेटिव तैयार हुआ कि आखिर भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे। आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज नॉट द जेट बीइंग डाउन, बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? तो ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराए जाने को लेकर ताना गया वितंडा अब नई खबर से ठंडा हो गया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। भारतीय वायुसेना के मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक दस्तावेज ने साफ कर दिया है कि भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 राफेल पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक दस्तावेज ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है। वायुसेना ने अपने पूरे राफेल बेड़े के लिए 5 महीने का ब्रिज सपोर्ट पैकेज यानी मेंटेनेंस और टेक्निकल हेल्प मांगा है।
इसके लिए एक टेंडर जारी किया है। इसी सरकारी दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि ये मेंटेनेंस सभी 36 राफेल विमानों के लिए है। भारतीय वायुसेना द्वारा जारी किए गए नए टेंडर से साफ हो गया है कि फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 राफेल पूरी तरह सुरक्षित हैं और देश की सेवा में तैनात भी हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ताना गया पाकिस्तानी झूठ और प्रोपेगेंडा एक बार फिर बुरी तरह पिट गया। अब जाहिर है देश के भीतर पाकिस्तानी दावे पर राजनीतिक पेंच टाइट कर रही विपक्षी पार्टियां बीजेपी के निशाने पर हैं और कांग्रेस भी और नेता प्रतिपक्ष भी। राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, राहुल गांधी ने पूछा था हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। राहुल गांधी के प्रिय अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर रफाल का मजाक उड़ाया था। आईएफ का मेंटेनेंस ऑर्डर ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान का एक भी रफाल नहीं गिरा। अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा। बार कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही सुर में बोलते हैं। आज दोनों के इस नेगेटिव झूठे प्रोपेगेंडा को सर्जिकली स्ट्राइक करने का काम एयरफोर्स ने किया है। देखिए, कांग्रेस हो या और भी कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो उस वक्त पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही थी, पाकिस्तान के जो दुष्प्रचार, दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार से उसके जो है वो पार्टनर बने हुए थे, उनको समझना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का भरोसा देश की सेना या सरकार के बजाय पाकिस्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर है? क्या देश के भीतर विपक्ष की सारी राजनीति पाकिस्तान और ट्रंप दोनों के बयानों और दावों के तिनकों को पकड़कर चलेगी? क्योंकि जब ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा तो राहुल गांधी ने सुर में सुर मिलाए। जब पाकिस्तान ने राफेल मार गिराने के दावे किए तो विपक्ष ने सरकार को घेरा था। जब ट्रंप ने भारत पाक युद्ध रुकवाने के दावे किए तब भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधे हमले किए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। क्या भाषा, भाव और भावना तीनों में विपक्ष की अधीरता और बेचैनी दिखती है? और क्या सत्ता से 15 वर्ष के इसी वनवास ने और इससे उपजी बेचैनी ने कांग्रेस और उसके नेता को विदेशी स्रोतों से आने वाली सूचनाओं के भरोसे सियासत करने को मजबूर किया हुआ है? देश के 24 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इनमें भी कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सत्ता वनवास 3 दशक से ज्यादा लंबा है, जैसे यूपी में 35 साल से ज्यादा, बिहार में 36 साल, गुजरात में 30 साल से ज्यादा। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी के गठबंधन वाली सरकार के एक छोटे से दौर को छोड़ दें तो वहां भी कांग्रेस 31 साल से सत्ता से दूर है। पश्चिम बंगाल में तो हद ही है, कांग्रेस यहां करीब आधी सदी से सत्ता से बाहर है। क्या सत्ता में आने और मोदी परिवार की बेचैनी ने बिना मुद्दे के मुद्दे खोजने की मजबूरी कांग्रेस को दे दी? वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में विपक्ष और उसके मूर्धन्य जननेता फंस गए? अब ये एक्सपोज करता है राहुल गांधी को, जो कि आईएफ पर या रफेल पर प्रश्न उठा रहे थे, और अब ये भी साबित करता है कि जो वो बार बार झूठ फैला रहे थे कि हमारे जहाज गिरे हैं, वह गलत था। जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जहाज गिरने की बात करते थे, वह भी गलत था। हालांकि राफेल वाले पॉइंट पर कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने यू टर्न ले लिया है। We hope that we get more Rafales and we hope that the government of India does not fail our brave armed forces. फिलहाल जो कांग्रेस के सवाल पन्नों में दर्ज हैं, उसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2020 में गलवान विवाद शामिल है, जिसे लेकर कांग्रेस पर संदेह और सवाल उठाने के आरोप लगते हैं। तो क्या जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के अहम बेस पर तबाही मचा कर दिया,
विपक्ष और उसके नेता ने उस पराक्रम के बजाय पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को चुना। 36 राफेल के सुरक्षित होने की खबर के बाद ये सवाल विपक्ष खेमे की तरफ खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए बात रामलला की। पहले रामलला की चरण पादुका, फिर गले का हार, उसके बाद चांदी की सिल्लियां और अब काकभूषण। क्या ये सब चुरा लिए गए? भगवान राम के दरबार में किसने वेश बदलकर ये पाप किया? अयोध्या के साधु संत पूछ रहे हैं कि कब एफआईआर होगी और कब एक्शन लिया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सही आंकलन करने के लिए एसआईटी की जांच फिर से शुरू होने वाली है। इसके लिए कुछ वक्त का मांगा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो दावा कर दिया है कि चोरी का आंकड़ा अब तक किए जा रहे दावे से बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर, देखिए जरा। केवल यूपी का अगर हिसाब किताब लगाएं, जो हर बूथ हर गांव से लोग गए थे, बसों से भेजे गए थे, अगर मान लें हम 80 लोकसभा से लोग गए थे और हर लोकसभा से अगर केवल 10 करोड़ का चढ़ावा आया होगा तो सोचिए 10 गुना 80 कितना हो गया चढ़ावा? 800 करोड़ रुपए। तो क्या अखिलेश यादव के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला 800 करोड़ से भी ज्यादा का है? एसआईटी की 15 दिनों की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कितना दान चोरी हुआ, किसने किया, कब से हो रहा है। मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया का कैलकुलेटर राम मंदिर पर बहुत फास्ट चल रहा है। 800 करोड़ के साथ साथ हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं। कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। क्या आप बताइए, जो डायमंड की बात कर रहे हैं आप, या आप चांदी की शिला की बात कर रहे हो, या आप और सोने की बात कर रहे हो जो चढ़ाया है आपने, उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पहुंच जाएगी। तो जांच तो दूर, दान देने वालों की भी जांच हो जाएगी। और गुप्त दान वालों ने अगर बता दिया तो समझ लो क्या होगा उनके साथ। शुरुआती 6 दिनों की जांच के बाद एसआईटी ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी वो 3 बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। पहला, मंदिर में आए दान और जेवरात का गायब होना। दूसरा, ट्रस्ट की भूमिका और उससे जुड़े कर्मचारियों का रोल। और तीसरा, ट्रस्ट में बदलाव या सुधार के लिए जिम्मेदारी तय किया जाना। इस रिपोर्ट का हैंडओवर किए जाने के ठीक बाद चंपत राय पहली बार सामने आए। वो अयोध्या के राम मंदिर परिसर में ही एक मंच पर मौजूद थे जब शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। मंच का संचालन करते चंपत राय ने चढ़ावे या फिर जांच से जुड़ी बातों पर कुछ नहीं बोला। और फिर रामलला दरबार में चंपत राय पहुंचे तो वहां भी मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखी। इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को भी पहुंचना था, मगर दूसरे कारणों से उनकी गैर मौजूदगी रही। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय पहले कारसेवकपुरम में रहते थे, लेकिन अब राम मंदिर परिसर में ज्यादा वक्त बिताते हैं। उन्हें एसआईटी की टीम ने अयोध्या छोड़ने से मना किया है। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी राम मंदिर परिसर के आसपास ही रहने को कहा है। इसकी वजह बताई गई है कि जांच टीम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी टाइम मांगा है। इस दौरान वो किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है। इस समय हम तीर्थ क्षेत्र भवन में हैं। ये तीर्थ क्षेत्र भवन जो है ये राम जन्मभूमि
तीर्थ ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। यहीं पे जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो सदस्यगण होते हैं, उनकी मीटिंग, उनकी जो बैठक होती है यहीं पे होती है। और जो चंपत राय जी हैं, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो इस समय इसी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, यहीं पे जो है आराम कर रहे हैं। ये बताया गया जब से उनकी तबीयत थोड़ा सा खराब हुई है तब से वो कार्लसवर्गपुरम में ना रहकर वो इस समय तीर्थ क्षेत्र भवन में रह रहे हैं। और इसी तीर्थ क्षेत्र भवन से वो राम जन्म भूमि मंदिर के जो भी आयोजन है, जो भी कार्यक्रम है, उसमें वो सम्मिलित हो रहे हैं। वो सर्वे सर्वा हैं, सारी नियुक्तियां उनके निगरानी में हुई है, चाहे अनिल ने किया हो चाहे गोपाल जी का किया हो, सारी नियुक्तियां उनके निगरानी में हुई है। और किस आधार पर नियुक्ति किया उन्होंने? कोई अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है क्या? कोई नियुक्ति निकला है क्या? सब जान पहचान लोगों को नियुक्ति कर दिया। चंपत राय सर्वे सर्वा हैं, और चंपत राय अगर चोर नहीं हैं तो जांच से हट क्यों रहे? जितने महात्मा लोग उनकी वाहवाही में लुटे हुए हैं, हमें तो वो लोग भी संदिग्ध लग रहे हैं। फिलहाल न तो जांच टीम ने चंपत राय को आरोपी माना है और न ही क्लीन चिट दी है, लेकिन जो आरोप दानदाता लगा रहे हैं उसने ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर उनकी भूमिका को संदिग्ध बना दिया है। अनीता भारद्वाज नाम की महिला का आरोप है कि उन्होंने चांदी की काकभुशुंडी चंपत राय को दी थी। तब फोटो और रसीद व्हाट्सएप करने का दावा किया गया, मगर वो काकभुशुंडी कहां है, इसे लेकर जवाब नहीं मिला। इसी तरह विश्व सिंधी सेवा संगम नाम के संगठन को लीड करने वाले राजू मनवानी का दावा है कि उन्होंने 2021 के शुरुआत में करीब 200 किलोग्राम चांदी की ईंट चंपत राय को सौंपी थी। तब उन्हें भी इससे जुड़ी कोई स्लिप नहीं दी गई। अब चढ़ावा चोरी के आरोपी के बाद राजू मनवानी पूछ रहे हैं कि कहां गई चांदी की ईंट। हर जगह पर गवाही दी जा रही है, लोगों के चांदी के ईंटें 200-200 किलो ईंटें गायब हो गई। आज देख रहा था मैं कि चांदी का कौवा दिया गया था काकभुसुंड, वो गायब हो गया। और उसके बाद भी FIR नहीं, आदमी खुल के कह रहा है, फोटो दिखा रहा है कि चंपत राय को ही हमने रिसीव कराया। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका मतलब है कि सीधे सीधे उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है और इसमें तत्काल FIR करा करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या के अस्तित्व का सवाल है। सवाल चांदी की शिलाओं के गायब होने का है, सवाल रामलला को अर्पण किए गए जेवरातों का है, सवाल करोड़ों की आस्था का है, और इसीलिए ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। सवाल है कि क्या 15 दिनों की डेडलाइन के बाद ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा? सूत्रों का दावा है कि अगले राउंड की जांच फिर से शुरू हो सकती है, जिसमें रडार पर आए 150 लोगों से कई बड़े सवाल होंगे। अब तो जांच हो रही है, उसमें जो दोषी पाया जाएगा, उसमें सरकार देख रही है, SIT गठित की है, उसमें दोषी पाया जाएगा, उसमें सजा होगा। नहीं, जो बरी होंगे उनका भी स्वागत, जो दोषी होंगे उनको भगवान दंड दे रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम पूजा पाठ करना, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान जो करेंगे वो होगा। अयोध्या रामलला जी की बात, जिसमें परम पूज्य साधु संत भी है, अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट भी है, सभी अभी जो है उदासी में चल रहे हैं। अयोध्या तो इस समय संदेह के घेरे में है, और क्योंकि रामलला जी का जो, जिसमें अयोध्या से लेकर पूरे देश और विदेश तक चंदा अयोध्या आया हुआ है, जिसमें सोने चांदी की भी चंदे आए हुए हैं और चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, तो उसमें शासन, प्रशासन, कोर्ट और ICPI जांच लगाई, SIP जांच लगाई गई है। तो जो निर्दोष माना जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, जो दोषी माना जाएगा उसको सजा मिलेगा। राम भक्तों को यकीन है कि SIT की जांच के आधार पर सच सामने लाया जाएगा, फिर चाहे ट्रस्ट से जुड़ा कोई पदाधिकारी हो या फिर चढ़ावे के हेरफेर की पहली और आखिरी कड़ी हो। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि FIR के बिना SIT बिना तीर के कमान जैसी है, और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, जिन्होंने शुक्रवार को अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया। ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे हैं। ये
बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है, और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है। उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये एसआईटी भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे। ये एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में होने वाली अपनी 3 दिनों की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक टाल दी है। दलील यही दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पुणे में सिया नाम की एक मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल का कत्ल कर दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। केतन एक रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर था। सिया ने केतन को अपने रास्ते से हटाने के लिए कई प्लान बनाए थे, लेकिन प्लान ए में फेल होने के बाद वो प्लान बी में सफल रही। सिया साजिश पर साजिश रचती रही और केतन उसके प्यार में डूबा रहा। सिया की इस साजिश को वो समझ नहीं पाया। अब इस खुलासे के बाद पूरा देश सन्न है। कैसे कत्ल की साजिश रची गई, कैसे आरोपियों तक पुलिस पहुंची, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की इस कहानी में 3 किरदार हैं। नंबर 1 केतन अग्रवाल, जिसकी हत्या कर दी गई। नंबर 2 केतन की मंगेतर सिया गोयल, और नंबर 3 सिया गोयल का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। जिस सिया के साथ जिंदगी जीने का सपना देख रहा था केतन अग्रवाल, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी मंगेतर ही उसे ऊंचाई से धक्का मारकर मौत के घाट उतार देगी। केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी। दोनों की इस साल शादी होने वाली थी। केतन अग्रवाल सिया के जन्मदिन के लिए स्पेशल सेलिब्रेशन कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपने जन्मदिन के दिन ही उसकी मंगेतर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार देगी। केतन एक नई जिंदगी के सपने बुन रहा था, लेकिन सिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। सिया केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। ये पुणे की वही लोकेशन है जहां इस कहानी के क्लाइमेक्स की पूरी पटकथा लिखी गई थी। उसे लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि भोली भाली सूरत वाली सिया गोयल ही थी। वो तारीख थी 18 जून 2026। जगह पुणे का लोहागढ़ किला, जहां सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। केतन अग्रवाल की हत्याकांड में सबसे अहम सबूत जो साबित हुआ है वो सीसीटीवी ग्रैब, जिसमें आरोपी प्रेमी जिसने सिया के साथ मर्डर किया, यही वो सीसीटीवी ग्रैब है जिसमें हुड पहने हुए चेतन चौधरी नजर आता है। और इसी सीसीटीवी ग्रैब के जरिए पुलिस ये एस्टैब्लिश कर पाती है फोन कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करने के हिसाब से, जिसमें सिया लगातार चेतन चौधरी के साथ बातचीत कर रही थी और घटना में दोनों ने मिलकर साजिश रची और केतन अग्रवाल की निर्मम हत्या कर दी और उसे एक हादसे का रूप दिखाया था। यही वो एंट्रेंस पॉइंट का डिजिटली जो सीसीटीवी है वो सीसीटीवी ग्रैब पुलिस को मिला। केतन की मौत को सिया ने एक हादसा बताने की पूरी कोशिश की। दावा किया कि फोटो खींचने के दौरान पैर फिसला और खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। सिया के इस बयान पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जिस घटना को सिया गोयल ने एक हादसा बताया, तेज हवाओं की वजह से केतन अग्रवाल का पैर फिसलने को वजह बताया। उसकी कहानी पर केतन की बहन को भरोसा नहीं हुआ। केतन की बहन को हादसे की कहानी अधूरी लगी। केतन कैसे गिरा, बचाया जा सकता था, जैसे सवाल उसके मन में थे। अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद केतन के घर पहुंची सिया। केतन की बहन ने सिया से अलग ले जाकर बातचीत की। लोहागढ़ में हुई घटना के बारे में सिया से सवाल किए,
लेकिन कई सवालों के जवाब सिया नहीं दे पाई। गोलमोल बातों से केतन की बहन का शक गहरा हो गया और फिर उसने सिया के बर्ताव की जानकारी परिवार को दी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस को फिर से खंगाला। लोहागढ़ और आसपास के इलाके के सीसीटीवी खंगाले गए। जांच के दौरान एक संदिग्ध पुरुष पुलिस को नजर आया। गर्मी के मौसम में संदिग्ध ने हुडी पहनी थी, चेहरा छिपाया था, संदिग्ध के कानों में हेडफोन था। यही पुलिस की पहली कड़ी थी। वो संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। चेतन अग्रवाल की हत्याकांड में सबसे अहम सबूत जो साबित हुआ है वो सीसीटीवी ग्रैब, जिसमें आरोपी प्रेमी जिसने सिया के साथ मर्डर किया, यही वो सीसीटीवी ग्रैब है जिसमें हुड पहने हुए चेतन चौधरी नजर आता है। और इसी सीसीटीवी ग्रैब के जरिए पुलिस ये एस्टैब्लिश कर पाती है फोन कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करने के हिसाब से, जिसमें सिया लगातार चेतन चौधरी के साथ बातचीत कर रही थी। पुलिस ने सिया और चेतन से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को यह पता चला कि 18 जून को चेतन चौधरी भी लोहागढ़ गया था और उसकी मदद से ही सिया ने केतन को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को 29 जून की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कई सवाल अभी भी हैं कि क्या सिया अगर वो नहीं चाहती थी केतन के साथ उसकी शादी होने की तो वो उससे इनकार भी कर सकती थी। जो परिवार वाले भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की क्या गलती थी कि उन्होंने मिलकर मेरे बेटे की जान ले ली है। और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अब सिया के परिवार वालों को भी इस मामले में आरोपी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में कि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने अपने परिवार को जानकारी दी थी, उसके बावजूद परिवार ने नजरअंदाज किया, जिसकी कीमत उनके मासूम बेटे को अपनी जान से चुकानी पड़ी है। तो कई सारे सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के बीच जनवरी से जून के दौरान हुए 2004 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड खंगाला, जिससे पता चला कि दोनों के बीच पिछले 6 महीने में कुल 238 घंटे बातचीत की, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि सिया अपने और चेतन चौधरी के बीच से केतन अग्रवाल को हटाना चाहती थी। सिया ने 18 जून से पहले ही कई बार उसे मारने की कोशिश की। केतन के परिवार का आरोप है कि 14 जून को भी केतन की हत्या की साजिश रची गई, लेकिन तब सिया उस साजिश में कामयाब नहीं हो पाई। दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है कि उन्होंने केतन को मार के नीचे फेंका है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि 14/6/2026 को उन्होंने सेम लोहगढ़ किले पे केतन को मारने की सिया ने वापस से पहले प्रयास किया था। उस प्रयास में वो नाकाम हो गई। फिर उन्होंने 18 तारीख को वापस से उसे ले जाके उनके काम को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद केतन के परिवार में मातम पसरा है। केतन के परिवार का आरोप है कि सिया के परिवार को उसके अफेयर की जानकारी थी। परिवार का आरोप ये भी है कि इस हत्याकांड में सिया का परिवार भी शामिल हो सकता है। मेरे हिसाब से सिया गोयल के माँ बाप और भाई ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसकी बुआ भी इन्वॉल्व हो सकती है। जिन लोगों को उसके सारी चीज़ों को पता था कि उसका अफेयर है बाहर, उसके और भी बाकी के जो भी चाल चलन है उनको सब पता रह के भी उन्होंने उसकी सगाई कराई। और हमारे बच्चे का आज जो वो नहीं रहा, खून हो गया, उनमें उतना ही उनका हाथ है जितना सिया का हाथ है। केतन अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। सिया पुणे के एक बड़े मसाला व्यापारी की बेटी है। केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी। इसी साल नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। इसके लिए राजस्थान के उदयपुर में एक महल को 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया था। शादी से पहले केतन अग्रवाल और सिया के बाली जाने की प्लानिंग भी थी, जहां प्री वेडिंग फोटो शूट होने वाला था। लेकिन बाली वाला ट्रिप आखिरी समय में कैंसिल हो गया क्योंकि केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि केतन का पासपोर्ट सिया ने ही गायब किया था ताकि बाली न जा सके और वो हत्या को अंजाम दे सके। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली
के लिए ये यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सोदा कि ये कतर बाली ना जा पाए। जांच में यह भी पता चला कि प्लान ए फेल होने के बाद सिया और चेतन ने प्लान बी और सी तैयार किए। लोहागढ़ में असफल होने पर महाबालेश्वर में केतन की हत्या की साजिश के प्लान का भी पुलिस ने खुलासा किया है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे सिया और चेतन के अलावा कोई और भी तो शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बनारस में मस्जिद को अवैध बताकर नोटिस क्या चिपकाया, पाकिस्तान ने छाती पीटना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति को अचानक साझी विरासत की याद आ गई। हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र सताने लगी, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जुबान पर ताला और आंखों पर पट्टी क्यों? फिर सवाल है कि आखिर कानूनी बुलडोजर पर पाकिस्तान को इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई वो हम लोग तो क्या चिंता करेंगे, वहाँ वो अपनी मस्जिद देखें। हम लोग को मत छेड़िए, हिंदुस्तानियों को, नहीं आपको तगड़ा जवाब मिलेगा। ये जवाब है वाराणसी के उन मुसलमानों का पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को, जिन्हें खुद के मुल्क से ज्यादा चिंता हिंदुस्तान के मुसलमानों की सता रही। सवाल है कि आखिर क्यों जरदारी को अचानक हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र होने लगी है। जिस जरदारी के मुल्क में अल्पसंख्यकों के क्या हालात हैं, किसी से छिपा नहीं, लेकिन खुद को हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश में लगे हैं। खैर, इस पूरे मामले की सच्चाई आपको आगे बताएंगे, उससे पहले मामले की जड़ को समझते हैं। दरअसल वाराणसी के गंज शहीदा मस्जिद को रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया है, जिसमें उसे अवैध करार देते हुए उसे गिराने का जिक्र है। इस मामले को लेकर मस्जिद कमेटी अपनी तरफ से कानूनी समाधान में जुटी है। जिला प्रशासन से लेकर अदालतों में अर्जी की बात कह रही, लेकिन इस बीच मस्जिद पर लगाए गए दूसरे नोटिस से अलग विवाद पैदा हो गया। रेलवे की एक नोटिस के बाद वाराणसी के प्रसिद्ध गंज शहीदा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को रेलवे की ओर से एक और नोटिस भेजा गया, जिसके बाद ये विवाद और गहरा गया। हालांकि उस नोटिस को 1 घंटे के बाद ही हटा दिया गया, यानी से यहाँ से फाड़ दिया गया, और उसके बाद जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो थोड़े आक्रोशित है। मंगलवार को रेलवे प्रशासन ने मस्जिद पर दूसरा नोटिस चस्पा किया, लेकिन 1 घंटे के बाद ही उसे हटा दिया गया और पुराना नोटिस अब भी मस्जिद पर लगा है। इसका मतलब ये कि रेलवे अपनी कार्रवाई पर कायम है और कभी भी गंज शाहिदा मस्जिद पर कार्रवाई हो सकती है। खैर, ये तो रेलवे प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के बीच का मामला है, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा छाती पाकिस्तान की फट रही। लेकिन वाराणसी के मुसलमानों ने जरदारी के नैरेटिव को जोरदार तमाचा मार दिया। पाकिस्तान को चिंता हो रही है। भाई वो हम लोग तो क्या चिंता करेंगे, हम लोग खुद काफी हैं, हमारी अदालत है, हमारा सब कुछ यहाँ है, मरना जीना यहाँ है, मछली हमारी यहाँ पड़ेगी, तो पाकिस्तान कौन होता है बीच में आने के लिए? हैं, सिंदूर वाला आपने मामला देखा, हमारी बहन थी ना, घुस के पाकिस्तान में मार के आई। जरदारी साहब को अपने मस्जिदों की चिंता नहीं है। वहाँ वो अपनी मस्जिद देखें, वहाँ तो धमाके, हाँ वहाँ तो हर वक्त धमाके होते हैं, एक दूसरे के मारने काटने पर खुले हुए हैं। हम लोग को वहाँ तो ऐसा नहीं है। वो होते कौन हैं? हम लोग के खिलाफ बोलने वाले होते कौन हैं? हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग यहाँ के लिए समझ लेंगे। आप अपना पाकिस्तान संभालिए, अपने लोगों को संभालिए। और रह गया अभी ऑपरेशन सिंदूर देखे हैं, हम लोग को मत छेड़िए, हिंदुस्तानियों को, नहीं आपको तगड़ा जवाब मिलेगा। ये जवाब है उस मुल्क को जहां आए दिन खबरें आती हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेटियों को उठा लिया गया, हिंदुओं का जबरन कन्वर्जन करा दिया गया। जवाब है उस कंगले मुल्क को जो खुद लोन पर पेट पालता है, लेकिन खुद को इस्लामिक रिपब्लिक समझता है। इनकी बेशर्मी की हद तो देखिए, इस सच्चाई के बाद भी मुंह उठाकर ज्ञान दे रहे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी आती कहां से, जिस पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर
आसिफ अली जरदारी बैठे हैं, उस पाकिस्तान की सच्चाई जान लीजिए। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट का एक सर्वेक्षण कहता है कि पाकिस्तान में आजादी के वक्त 428 हिंदू मंदिर थे। आज की तारीख में इनमें से 400 से अधिक यानी 95% मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। 2024 में 47 हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। हर साल 1200 से 5000 हिंदू परिवार डर से पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। आसिफ अली जरदारी अगर अपने गिरबान में झांकते तो शायद उन्हें पाकिस्तान के माइनॉरिटीज हिंदुओं का दर्द समझ में आता, उनकी हालत पर चिंता जताते और उस पर अपनी शहबाज सरकार और दरिंदे मुनीर को नसीहत देते। लेकिन जिस मुल्क में अधेर गर्दी का राज चलता हो और चूरन बेचकर ही अपना नंबर बनाने की रेस हो, तो फिर कहने से भी क्या फायदा। हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने वाले जरदारी को ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए, कम से कम अक्ल तो खुले। आजादी के वक्त यानी साल 1947 में पाकिस्तान में 14.6% हिंदू थे, जो आज की तारीख में घटकर 1.6% रह गए। इतने के बाद भी पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की घटना कम नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ भारत में 1951 में मुसलमानों की आबादी 9.1% थी, जो मौजूदा वक्त में बढ़कर करीब 14% हो गई। लेकिन ज्ञान बांटने में पाकिस्तान सबसे आगे।